हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज पार्ट 6 में। ये वैदिक सभ्यता का भाग दूसरा है। इस भाग के साथ वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी वैदिक सभ्यता। तो बिना किसी देरी के सीधे स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। ऑप्शन सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन डी है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मतलब सर्वप्रथम वैदिक संहिता की रचना हुई, जिसको हम वेद कहते हैं। उसके बाद में वेद को समझाने के लिए ब्राह्मण का मतलब विकास हुआ, ब्राह्मणों को रचा गया, लिखा गया। उसके बाद में ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण वेद के ही व्याख्याकार मतलब व्याख्या के लिए लिखे गए थे। और इनमें जब कठोरता आती चली गई तो इन्हीं के परिमार्जन के आरण्यक का विकास हुआ। चूँकि ये जंगल में लिखे गए थे, अरण्य में लिखे गए थे, तभी इनका नाम आरण्यक पड़ गया। और आरण्यक के बाद में उपनिषदों का विकास हुआ, जिन पर सिर्फ ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया गया है। ज्ञान, उपनिषद सबसे ज्ञान मतलब वो तार्किक बात करता है उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए है अस्किनी, ऑप्शन बी है परुष्णी, ऑप्शन डी है कुभा या कुर्मो, ऑप्शन डी है विपाशा या शतद्रुदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परुष्णी, क्योंकि परुष्णी नदी के तट पर ही राजा सुदास का 10 राज्य युद्ध हुआ था। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं के ने मिलकर भरत कबीले के राजा सुदास को हराया था। तो यही मतलब इसी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध। तो इसीलिए परुष्णी नदी जो है वो हम अफगानिस्तान से संबंध को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? धुर मतलब सबसे आगे का हिस्सा, मतलब सबसे आगे, बहुत आगे का हिस्सा। ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है कौशल विदेह, ऑप्शन सी है कुरु पांचाल, ऑप्शन डी है मत्स्य सुरसेन। इसका सही आंसर हो जाएगा अंग और मगध। अंग और मगध से आर्य संस्कृति का कोई संबंध नहीं था। अंग और मगध से आर्य संस्कृति का कोई संबंध नहीं था। आर्य संस्कृति के लोग इनको हीन भावना से देखते थे, हीन भावना से। क्योंकि जो आर्य संस्कृति के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। आर्य संस्कृति के लोग जो थे वो संस्कृति बोलते थे, संस्कृत भाषा। और ये कुरु पांचाल अंग और मगध के लोग जो थे ये बोलते थे प्राकृत। तो ये जो संस्कृत वाले थे, मतलब आर्य संस्कृति के लोग, इन्हें अंग और मगध को अपना हिस्सा नहीं मानते थे, इनसे संबंध नहीं रखते थे और इनको बड़ी ही हीन भावना के साथ देखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है वंश परंपरागत राजतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भगवद गीता, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है कालिया, ऑप्शन बी है वासुकी, ऑप्शन सी है पुष्कर, ऑप्शन डी है शेषनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वासुकी। आप सबको पता है जब समुद्र मंथन हुआ था और देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन के जो अमृत होता है, अमृत को लेकर समुद्र मंथन हुआ था। उसी समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग ने अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक धर्म में होता का संबंध है, होता, इसको हम होत्र भी कहते हैं। होता का संबंध है, ऑप्शन ए है सामवेद से ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी है सामवेद से, ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन ए आचार्य, ऑप्शन बी अध्वर्यु, ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी है पुरोहित। इसका सही आंसर हो जाएगा उपाध्याय। आचार्य किसे कहते थे? आचार्य उसे कहते थे जो गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा देता था। आचार्य उसे कहते थे जो गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा देता था। अध्वर्यु किसे कहते थे? अध्वर्यु जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था, मतलब वैदिक कर्मकांड से जुड़ा था। और पुरोहित किसे कहते हैं? जो यज्ञ वाले कर्मकांड से जुड़ा। अध्वर्यु वो स्पेसिफिक होता था सिर्फ ऋग्वेद के लिए है, और जो पुरोहित होता था वो सभी यज्ञ कर्मकांड करवा सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वो तो उपाध्याय तो पता ही है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद सभी वेदों से महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है। ऋग्वेद, ध्यान दीजिएगा, निम्न वर्ग, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ऋग्वेद में निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ऋचाओं का वर्णन है, वैदिक मंत्रों का वर्णन है, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरीके बताए गए हैं। मतलब यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए उसकी विधियों का वर्णन किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, असत्य है। अगला देखते हैं। आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा जाता रहा है। तो इसका ये आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में नहीं रखा जा रहा था। शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में हमको वेद त्रयी नाम का सिद्धांत देखने को मिलता है, जिसमें अथर्ववेद को वेद ही नहीं माना गया है, बल्कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही वेद माना गया है। इसलिए उनको वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। तो इसमें ये दोनों
क्वेश्चन दोनों जो कथन है वो गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूर्व वैदिक, पहले पढ़ लेते हैं। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए, पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार का विकास हुआ जबकि उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवार का अधिक विकास हुआ। यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। पूर्व वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार था, उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार था। ऑप्शन दूसरा है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विवाह प्रायः अपने ही वर्ण में होते थे। ये ऑप्शन सही है। उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में होने वाले वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्राओं का प्रचलन हुआ। ये भी गलत है। जो मुद्राओं और सिक्कों का प्रचलन हुआ है ये 6th सेंचुरी BC में हुआ है। 6th सेंचुरी BC मतलब मौर्य काल में हुआ है आकर के। ये वैदिक काल में हुआ ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन केवल क्या सही हो जाएगा? 2 नंबर। 2 नंबर से कोई विकल्प है नहीं, तो इसको हटाकर कर लेते हैं केवल 2। ये बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, मतलब जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं? विधुर। ये आपके हिंदी के लिए एक सवाल है। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, वाक्य के लिए एक शब्द। तो जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं? विधुर। वो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, जातक कथा में, मनुस्मृति में, ऑप्शन सी, याज्ञवल्क्य स्मृति में, ऑप्शन डी, रामायणी स्मृति में। इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है। हिंदू कानून के अनुसार, हिंदू सिविल कोड, एक अनुबंध के रूप में, दूसरा एक संस्कार के रूप में, तीसरा है आपसी समझ के रूप में, चौथा है अविच्छेद्य के रूप में, मतलब जिससे अलग ना हुआ जा सके कभी भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक संस्कार के रूप में। ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर प्रतिष्ठित को की जाति के कर्मकांडों और घरेलू सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर स्वयं की सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन दूसरा, वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती हैं, शाकाहार अपनाना, गोपीवेश धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं, धार्मिक अनुष्ठान आदि आदि। तो इसका सही हो जाएगा संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए ही सही है, दूसरा गलत है। संस्कृतिकरण हो सकता है लेकिन शाकाहार ही हो संस्कृतिकरण में, ये आवश्यक नहीं है। एक गोपवित्र धारण करना ही हो, ये आवश्यक नहीं है। विशेष प्रार्थनाएं ही हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथनकरण वाला क्वेश्चन है। दोनों कथन वस्तुतः सत्य हैं तो कथन 2 तथा कथन 1 का सही व्याख्याकरण है। दोनों कथन सही हैं तो ए, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए लगेगा। दोनों कथन सत्य हैं लेकिन कथन दूसरा कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है तो बी लगेगा। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है तो सी लगेगा। कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है तो डी लगेगा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहले कथन पढ़ते हैं। कथन 1 है, कलियुग वर्ण संकर अर्थात वर्णों या सामाजिक व्यवस्थाओं के सम्मिश्रण की विशेषता युक्त गहन सामाजिक संकट की विद्यमानता को प्रदर्शित करता है। कथन दूसरा है, वैश्यों और शूद्रों
कृषकों, शिल्पकारों और श्रमिकों ने या तो उत्पादक कार्यों को करने से अथवा कर देने से अथवा आर्थिक उत्पादन और सामग्री संपूर्ति करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू सामाजिक व्यवस्था कमजोर हुई और सामाजिक तनाव निर्मित हुआ। तो कलयुग के बारे में इसमें कहा गया है, कली युग के बारे में। तो इसका जो कथन पहला है वो सही है, कथन दूसरा भी सही है। तो कथन एक भी सही है, कथन दूसरा जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए। ये वाला आगे भी आएगा, याद रखना। क्वेश्चन डाले हैं कुछ आगे, एक है इसी तरह का आगे आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, वे अश्वों, रथों और कांस का उपयोग से परिचित थे, ये सही है। वे लौह के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ये भी सही है। वे ताम्र के आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। वे कृषि के उपकरणों से ज़्यादा परिचित नहीं थे, और रही बात आधुनिक हल फाल की, तो इससे तो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देवों की पूजा प्रार्थना यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, सही है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिसे यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है, ये भी सही है। ऐसा माना जाता था कि अर्पण अग्नि द्वारा उपयोग तो होता है, वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये गलत है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न नहीं किए जाते थे, बल्कि यज्ञ बुलाकर, यजमान को बुलाकर कहीं भी संपन्न किए जा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता था यज्ञ को संपन्न कराने का। निम्नलिखित में से कौन सा सही लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऑप्शन, ऋग्वेद के धर्म को की प्रकृति बहुदेववादी कहा जा सकता है, सही है। ऋग्वेद के धर्म में ईरानी अवस्था के विचारों को आश्चर्यजनक समानताएं हैं, ये भी सही है। वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। घर में यज्ञ वैदिक काल में होते ही नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राक्षस विवाह राक्षस प्रकार का विवाह है। जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको सभी मतलब एक चैप्टर को लेकर उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको बताऊंगा, और दूसरे चैप्टर को लेकर उसके बारे में जितने फैक्ट्स होंगे उसको बताऊंगा। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक विवाह होता है राक्षस प्रकार का विवाह। राक्षस प्रकार का विवाह कैसा होता है? ऑप्शन ए, खरीद कर किया गया विवाह, बंदी बनाकर किया गया विवाह, ऑप्शन सी, दहेज देकर किया गया विवाह, ऑप्शन डी, प्रलोभन देकर किया गया विवाह। तो राक्षस विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें किसी भी स्त्री को या लड़की को बंदी बनाकर उससे विवाह किया जाता है, इसे राक्षस प्रकार का विवाह कहते हैं। और भी विवाह होते हैं, जैसे कि गंधर्व विवाह होता है और पुरोहित विवाह होता है। मतलब 8 तरह के विवाह होते हैं। जब मैं डिस्क्रिप्टिव बैच आपको पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक, ये देखो आ गया कथन करण वाला क्वेश्चन। कथन कारण, अब कथन 1 है,
आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुहारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। कथन दूसरा है, राजतंत्र वैसा ही था जैसा जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था जो अपने लोगों पर शासन करता था, पर किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो इसका कथन जो एक है वो सत्य है, कथन दूसरा सत्य है, और कथन जो दूसरा है वो कथन एक की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए है सूर्य सूक्त, ऑप्शन बी है पुरुष सूक्त, ऑप्शन सी है दान सूक्त, ऑप्शन डी है ऊंट सूक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त जो है वो विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है, मतलब किस तरह से विवाह होने चाहिए, कितने प्रकार के विवाह होते हैं। पुरुष सूक्त में ही बताया गया है कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है पुरुष सूक्त में ही, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें प्लीज़, ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट से मुझको बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, मुझको प्रेरणा मिलती है अंदर से कि मैं और वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।